नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में। जी हां दोस्तों, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हां दोस्तों, हम लोग जब सांस लेते हैं, है ना, तो आपने सुना होगा कि हम सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। साधारण तरीके से अगर हम बात करें तो यूं समझिए कि हमें सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है। सांस लेने की आवश्यकता दोस्तों हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर को, हमारी शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है। और इसके बाद हमें इससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें लगातार हमारे शरीर को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारे शरीर में एनर्जी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोशिकाओं यानी सेल्स को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे शरीर की कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। अब एनर्जी प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण यानी कि O2 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और इस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका पूरा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब हम सांस लेते हैं उसके बाद में जो हानिकारक गैस बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, CO2। अर्थात हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और निर्माण होता है एटीपी का, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम बाहर जो हानिकारक गैस निकालते हैं उसका क्या नाम है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सांस किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं। जब कभी हमारे नाक में समस्या हो जाती है, नाक बंद हो जाते हैं, जुकाम जैसी स्थिति होती है तो हम मुख के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। फिर हम सांस लेते हैं, फिर सांस आगे की तरफ जाती है। फेफड़े, आपने सुना होगा हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अंग होते हैं जिनसे, है ना, हमें क्या मिलती है, हमें, है ना, श्वसन क्रिया जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। उसी को हम देखते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, उसके बाद में ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल O2 का शरीर में प्रवेश होता है। बिल्कुल होता है साहब, है ना। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन को हमने हमारे शरीर में ले लिया और हमने, है ना, पूरी प्रक्रिया के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया। अब गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। तो दोस्तों, अब हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ये जो श्वसन क्रिया कंप्लीट कैसे होती है, ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है, तो ध्यान रखिएगा, ये पहुंचती है रक्त के माध्यम से। जी हाँ, ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा, है ना, लाल रक्त कणिकाओं का नाम आपने सुना होगा। उनके द्वारा हमारे शरीर में ये विभिन्न प्रकार की से, है ना, ऑक्सीजन जो है वो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनसे उत्पन्न CO2 को वापस वातावरण में भेजता भी है। तो ये केवल ऑक्सीजन को पहुंचाने का नहीं, बल्कि रक्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर के आता है और फेफड़ों के माध्यम से क्या होता है, बाहर यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनती है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। CO2 व गैसों कि इस आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो हम CO2 जो है बाहर फेंकते हैं और O2 लेते हैं, इसी के आदान प्रदान को, इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम श्वसन के नाम से जानते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझ में आया, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है श्वसन। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में जाने वाली वायु कोशिकाएं, कुपिका जो होती है, एल्वियोली जिसको बोला जाता है, उसमें पहुंचा दिया जाता है। तो शरीर के अंदर, है ना, नाक, गला, श्वास नलिकाएं वगैरह होती है, तो वहां से होता हुआ फेफड़े और फेफड़ों में जो भी, है ना, कुपिकाएं होती हैं, वहां तक हमारे ये जो ऑक्सीजन होता है इस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से ये जो कुपिकाओं की झिल्ली होती है ना, इसमें क्या होती है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी जो ब्लड होता है उसकी वाहिकाएं होती हैं, जो क्या करती है, ये, है ना, ऑक्सीजन को तो ग्रहण करने का और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको बाहर निकालने का काम करती है।
ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, इनके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मानव श्वसन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भाग कौन कौन से, एक तो ऊपरी, एक निचला और एक श्वसन की कुछ मांसपेशियां हैं, है ना दोस्तों। तो एक तो ऊपरी जो है श्वसन तंत्र कहलाता है, एक निचला श्वसन तंत्र कहलाता है और एक कहलाता है श्वसन की मांसपेशियां यानी कि मसल्स, है ना। तो अभी तक हमारे को क्या समझ में आया, अभी तक जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे मानव तंत्र में जो श्वसन तंत्र है उसमें मुख्य रूप से हमारा जो नाक होता है, हमारा जो मुख होता है और श्वास नलिका होती है ना, वहाँ तक वहाँ से होते हुए फेफड़ों तक, और फेफड़ों से जो अलग अलग कुपिकाएं होती है वहाँ तक क्या पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचती है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का शरीर के विभिन्न कोशिकाओं या शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है ब्लड यानी कि रक्त करता है। रक्त उसके अलावा क्या करता है, जो विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेकर आता है और उसी रास्ते से वापस उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। दोस्तों, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है कि वायु दाब का अंतर। जी हाँ, एयर का जो प्रेशर होता है, जो गैसेस का प्रेशर होता है, उसमें क्या होता है कि हमेशा, है ना, उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की तरफ ये गैसेस जाती हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, और बाहर की तरफ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो अब इन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ये चित्र नजर आ रहा है, इस चित्र में मैंने आपको बताया कि ये नासिका, ये ग्रसनी, ये लैरिंग्स होता है, ये श्वासनली और फेफड़े होते हैं, इसमें ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में भी क्या होती है, श्वसनिका, जिसको ब्रैंकियोल्स कहा जाता है, और ये मध्यपट होता है ना। यहाँ से, है ना, यहाँ से सांस जो है वो अंदर की तरफ नाक से जाती है। अगर नाक में मान लीजिए कोई समस्या है तो मुख के द्वारा, गले से होते हुए, लैरिंग से होते हुए फेफड़ों में जाएंगी, है ना। और फेफड़ों में होती हुई, फेफड़ों में क्या पाई जाएंगी, यहाँ पे कुछ नलिकाएं होती है और फेफड़ों में अंदर जाते हैं तो श्वसनिकाएं पाई जाती है। वहाँ श्वसनिकाओं के जो होती है उसमें और छोटी छोटी कुछ श्वसनी होती है, और श्वसनी में कुछ छोटी छोटी क्या होती है, श्वसनिकाएं होती हैं। और यहाँ से, है ना, इसमें छोटे छोटे क्या मिले होते हैं, छोटे छोटे रक्त की कणिकाएं होती हैं, जो कि क्या करती हैं, ये रक्त नलिकाएं जो है विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुँचाती है और साथ में ऑक्सीजन को भी लेकर के जाती है। और ये वाला भाग जो है ना, ये मध्यपट के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे जो ये फेफड़े हैं ना, जो फेफड़े आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये फेफड़े भी है ना छोटे और बड़े होते हैं। जी हाँ, हमारा जो सीधा वाला फेफड़ा होता है, यानी कि जो राइट की तरफ फेफड़ा होता है, जो दायां फेफड़ा होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जबकि बायां फेफड़ा यानी कि लेफ्ट जो लंग होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार के हमारे भीतर श्वसन तंत्र पाया जाता है। इस पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा, ऊपरी श्वसन की हम लोग बात करने वाले हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या कहता है कि ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से हम किस किस को शामिल करते हैं, देखिएगा। एक तो नासिका को यानी नाक को, मुख को, ग्रसनी को और स्वरयंत्र लेरिंग्स को भी इसमें हम शामिल करते हैं। अगर मैं नासिका की बात करूं तो यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने की एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। जी हाँ, नाक आपने देखा है, इसमें क्या होता है कि बीच में एक हड्डी जैसा आपको नजर आता है, और है ना, साइड में, दोनों साइड में क्या होते हैं, 2 छिद्र नजर आते हैं जिनको हम नासाद्वार कहते हैं। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होता है, जो एक पतली हड्डी, है ना, पतली हड्डी झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। बिल्कुल हमारे नाक के बीच में जो हड्डी नुमा संरचना आपको नजर आ रही है ना, अब इसके साइड में, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, है ना, क्या होते हैं, छिद्र नजर आते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के भीतर लेते हैं। नासिका गुहा पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है ना। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद आदि से दूर करने में, उसे शुद्ध करने का कार्य करते हैं। जी हाँ, हमारा जो नाक होता है इसके अंदर, है ना, कुछ छोटे छोटे महीन से, है ना, रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो रोम होते हैं
और भी बहुत सारे जैसे ये झाड़ूनुमा संरचना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि जब है ना जब हम सांस लेते हैं तो जो धूल के कण होते हैं, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें जो हम हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उस वायु के साथ साथ उसको बाहर ही रोकने का ये काम कर देते, ताकि फिल्टर होकर के हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश हो पाए। ठीक है, पश्चात ही श्वास जो है वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। अगर मुख की बात करूं तो मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक अंग का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए नाक जो है, मैंने कहा नाक में अगर समस्या उत्पन्न हो गई है, जुकाम आदि की समस्या है, तो फिर है ना सेकंड ऑप्शन है अपने पास में, वो क्या है, मुख है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास ले सकते हैं, है ना। जैसे वैसे तो नासिका ही नहीं, नाक द्वारा ही हम लोग सांस लेते हैं, परंतु अब जब नाक में है ना समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर हमारे पास में द्वितीय ऑप्शन क्या रहेगा, हम मुख द्वारा सांस ले सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देनी होगी कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती। जी हाँ, अब शुद्ध क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें जो रोम होते हैं, है ना, कुछ श्लेष्मा पाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो है ना हमारे शरीर में जब हम गैसेस लेते हैं तो उन गैसेस को वहीं पर फिल्टर करने का काम करते हैं। लेकिन मुख में तो ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती कि जिससे कोई फिल्ट्रेशन का कार्य हो पाए, तो यहाँ पर अब वो फिल्टर नहीं कर पाता, तो वो उस रूप में अगर हम देखें तो इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी कि हम नाक द्वारा सांस लेते हैं वो शुद्ध होती है। अगर हम और आगे चलें तो अगर ग्रसनी की बात करूं, फेरिंग्स इसको कहा जाता है ना, तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नाली के ऊपरी तक फैली होती है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है नासाग्रसनी जिसको नासोफेरिंग्स कहा जाता है, मुख ग्रसनी जिसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है, और अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी जिसको लैरिंगो फ्रेनिक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो ये जो तीनों भाग हैं, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी, ये भी जो है ये इस क्षेत्र में श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाली ग्रसनी का प्रथम भाग है ना। तो नासाग्रसनी जो है वो इस नासिका गुहा का क्या पहला भाग माना जाता है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुखग्रसनी में आती है और मुख से ली गई श्वास सीधे मुखग्रसनी में प्रवेश करती है और मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होता हुआ एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश होती है। तो अब क्या होता है, जब हम नाक से सांस लेते हैं और मुख से सांस लेते हैं तो वहां से जो सांस होती है वो कहाँ पहुंचती है, एपिग्लोटिस, है ना, और एपिग्लोटिस की सहायता से कहाँ चली जाती है, स्वर यंत्र में पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। अब ये जो घाटी ढक्कन है, घाटी ढक्कन के पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये ना ये क्या काम करता है, तो काम क्या करता है, जैसे हम कभी भी भोजन करते हैं और जब कभी भी हम सांस लेते हैं तो इनकी जो नलिकाएं होती हैं उनके बीच में एक जो छोटा सा डिफरेंस पैदा करता है वो यही ढक्कन करता है। अर्थात ये ढक्कन का कार्य क्या होता है दोस्तों कि जब कभी भी है ना हम भोजन निगलने की बात अगर करते हैं तो भोजन निकालने में भी सहायक है। ऐसे में जब एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में ही जाए। जी हाँ, जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ जाएगा, आहार नली में ही जाएगा, और जब हम सांस लेंगे तो सांस कहाँ जाएगी, श्वास नली में ही जाएगी। ये विशेष कार्य किसके पास में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये एपिग्लोटिस के पास में होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे शरीर में एक ढक्कन का कार्य करता है जिसमें है ना जब श्वास लेते हैं तब श्वास जो है वो किस में जाएगी, वो हमारे शरीर में जाएगी और जो है श्वास नलिका में ही जाएगी। और उसके अलावा जब हम खाना खा रहे हैं, आहार खा रहे हैं, तो वो आहार कहाँ जाएगा, आहार नली में ही जाएगा। अगर स्थिति 19-20 हो जाती है तो हमारे को समस्या आ सकती है। कभी कभार होता है ना, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते जब श्वास नली में अगर भोजन के कुछ कण चले जाते हैं तो हमको समस्या उत्पन्न हो जाती है, हमको खांसी सी उठ जाती है, तो वो इसी कारण से होता है ना। तो वैसे तो पूर्ण रूप से पूरा चौकन्ना रहता है एपिग्लोटिस, जिससे कि आपको समस्या उत्पन्न नहीं हो। स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स की अगर बात करें दोस्तों तो ये कंठ ग्रसनीय व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। ये 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना होता है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती तथा भोजन के स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। बिल्कुल ये क्या करती है ना, लैरिंक्स जो होती है छोटी सी कंठ, यहाँ पर कंठ वाली स्थिति होती है, तो वहाँ पर ये होता है जिससे है ना, और आगे चल करके भोजन को निगलने के लिए फिर वहाँ पर वही एपिग्लोटिस स्वर यंत्र उपस्थित होता है जो कि आहार नाल और जो आपके है ना श्वास नलिका होती है उनके बीच में है ना समस्या उत्पन्न नहीं हो उसके रूप में चौकन्ना रहता है, अपना कार्य करता है।
स्वर यंत्र में स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड पाई जाती है ना, क्या पाई जाती है? वोकल कॉर्ड, जिसको वोकल फोल्ड भी कहा जाता है। विशेष संरचना होती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती है जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा करती है और अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती है। दोस्तों ये जो वोकल कॉर्ड होती है ना, क्या करती है? इसमें है ना सांस जब आती है और जाती है तो ये ना विभिन्न प्रकार की क्या उत्पन्न करती है? ध्वनियां उत्पन्न करती है, जिसके कारण से मनुष्य क्या कर पाता है? बोलने में सक्षम हो पाता है। ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न वो कहाँ से हो पाती है? वोकल कॉर्ड के माध्यम से ही हो पाती है। निचला श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं। निचले श्वसन तंत्र यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचले श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से क्या क्या आता है? देखो, एक तो श्वास नली आती है, एक श्वसनी यानी ब्रोंकाई आती है, और श्वसनिका यानी ब्रैंकियोल, कुपिकाएं तथा फेफड़े, ये सब जो चीजें हैं अंदर की तरफ, जो जितने भी चीजें समझ लो, वो सारी की सारी इसमें आती है। श्वास नली ट्रैकिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने 5 इंच लंबी होती है ना। जब हम यहाँ से सांस अंदर चली जाती है, अब आगे का जो हिस्सा है ना, तो ये 5 इंच लंबी एक नली होती है जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला से रेखित आकार में उपास्थि छल्ले में सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। बिल्कुल, ये किस प्रकार की? सी आकार की एक संरचना बनी होती है जिसके माध्यम से है ना जो सांस है वो आगे की तरफ जाती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं, और श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है। अब ये श्वास नली जो है ना, ये कहाँ? ब्रोंकाई से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल, जब यहाँ से सांस अंदर जाती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी फेफड़ों तक इसको पहुंचाने का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिने तथा बाहिनी और 2 भागों में विभाजित हो जाती है और अपनी अपनी तरफ से फेफड़ों में प्रविष्ट कर जाती है। उसके बाद में क्या करती है? ये डिवाइड हो जाती है आगे जाकर के दोनों फेफड़ों में, एक लेफ्ट वाले फेफड़े में और एक राइट वाले फेफड़े में ही चली जाती है, और फिर आगे जाकर के ये जो है अपना कार्य करती है। अब इन शाखाओं को प्राथमिकी श्वसनी कहा जाता है। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है और श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर अग्रेषित करने का भी ये कार्य करती है। अब दूसरे बात, उसके बाद में उसका कनेक्शन किससे है? तो इस श्वास नली का कनेक्शन श्वसनी और श्वसनिकाओं से होती है। श्वास नली अंत में बाईं ओर की श्वसनली में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं की जाती है, और प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। यानी और छोटी छोटी संरचनाओं में ये क्या हो जाती है? डिवाइड होती जाती है और अपना काम करती जाती है ना। मतलब कि यूँ समझिए आपकी, जैसे ये है ना, तो ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया और इसका भी एक और पार्ट हो गया। इस तरीके से अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होती रहती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं यानी ब्रांकल्स में बढ़ जाती है। आगे जाकर के छोटी छोटी क्या बन जाती है? ब्रांकियल्स बन जाती है ना। और ये ब्रांकल्स फेफड़ों में फैले रहते हैं। इन ब्रांकियल आगे चल करके छोटी सीमांत ब्रांकियल में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा ब्रांकियल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाए जाते हैं जो गैसों के विनिमय और कुपिकाओं के माध्यम से होता है ना दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ब्रांकियोल होते हैं और ब्रांकियोल भी आगे जाकर के कुछ छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? आगे जाकर के एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और उन वृक्षनुमा संरचनाओं में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती है जो कि गैसों के विनिमय में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमको बात समझ में आई। उसके बाद में फेफड़ों की बात करते हैं। फेफड़े फुफ्फुस इनको कहा जाता है। लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में होते हैं, दाएं व बाएं, है ना। मैंने कहा ना जैसे लेफ्ट और राइट, यहाँ पर है ना, ये राइट है और ये लेफ्ट है ना। मध्यपट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलिकाओं, कुपिकाएं तथा रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों और अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। जी हाँ, हमारे जो फेफड़े होते हैं मुख्य रूप से ये गुलाबी रंग से होते हैं, 2 भागों में विभक्त होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे कुपिकाएं, रक्त वाहिनियां, लचीले तंतु, झिल्लियां आदि बहुत सारी चीजें से ये निर्मित होता है। देखो, इस तरह की हमारे लैरिंक्स होता है श्वास नली का जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जाती है, और उसके बाद में ये श्वसनियाँ होती है दोस्तों, है ना। ये श्वसनियाँ आगे जाकर के विभक्त हो गई, ये छोटे छोटे आगे आगे डिवाइड होती जा रही है, और ये श्वसनिका आगे जाकर के ब्रैंकियल्स में निर्धारित जो है विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से है ना हमारे भीतर की फेफड़ों के अंदर की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से हमको नजर आती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उसके आगे कुछ और कुपिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि श्वसन जो है ना हमारे श्वसन क्रिया को है ना आगे पहुँचाती है, यानी कि वहाँ से रक्त जो है ऑक्सीजन को लेता है और आगे पहुँचाने का कार्य करता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है, बिल्कुल है ना, और कुछ अधिक चौड़ा भी होता है। और पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े से भारी भी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में विभक्त होता है ना। बायां फेफड़ा कितने में? 2 में, और दायां कितने में? दाहिना 3 खंडों में विभक्त होता है।
प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेकों छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियों और शिराओं की शाखाएं विभाजित होती है और एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिसमें कई केशिकाएं यानी कैपिलरीज पाई जाती हैं दोस्तों, तथा करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। कुपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रैंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। यह असंख्य कोशिकाओं से घिरा होता है। कुपिका में शल्य की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है ना, और कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर गैसों के विनिमय से मदद करती है। दोस्तों क्या होता है कि जो रुधिर होता है यानी कि ब्लड होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान का काम जो है वो इन कुपिकाओं के माध्यम से किया जाता है। श्वसन की कुछ मांसपेशियों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों फेफड़ों में गैस से विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियां भी आवश्यक है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपाट, डायफ्राम आदि उत्तरदायी होती है। क्या होता है, इनके यहाँ पर कुछ मांसपेशियां भी पाई जाती है जैसे डायफ्राम आदि। तो ये भी क्या करती है, हम जब सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़े को, डायफ्राम क्या करता है, फेफड़े को फैलाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से है ना, ये भी हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी एक पतली चादरनुमा संरचना होती है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट हो जाती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो कि है ना मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। यानी ये जो मांसपेशियां होती है कंकाल पेशी से बनी होती है जो क्या करती है, जब सांस लेते हैं तब है ना फैलने का और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ने का कार्य करती है। श्वसन की क्रिया के विज्ञान की अगर बात करें है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को क्या बनाती है, सहज बनाने का काम करती है। इस वायु संचालन के लिए स्वतंत्र श्वसन तंत्र, वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता। जी हाँ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा जो वायु होती है वो हाई प्रेशर से, है ना, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस यही ऋणात्मक दबाव प्रवणता होती है। अगर जहाँ पर कम वायु का दाब होगा वहाँ पर ज़्यादा दाब वाली हवा उसको घेरने का काम करेगी, वहाँ तक पहुँचने का कार्य करती है ना। और तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है और इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाले वायु फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों में संपादित होती है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एक तो बाह्य और दूसरा आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों के विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं के प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण से होता है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वही जैसे मैंने बताया, गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण से ऐसा होता है। और आंतरिक श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के ऊतकों के मध्य विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण से, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आंतरिक जो होता है वो किसके कारण से, डिफ्यूजन के कारण से होता है। ये बात समझ में आई आपको कि जब कभी भी है ना बाह्य श्वसन की बात करें तो गैसों का जो दाबांतर होता है, प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उसके कारण से ये बाह्य श्वसन की प्रक्रिया, और अंदर वाला जो है ना उसमें जो ऊतक होते हैं उनके बीच में जो डिफ्यूजन की एक प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से क्या होता है, श्वसन क्रिया संपूर्ण होती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये बात है किसकी, श्वसन क्रिया की। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये ना केवल कक्षा 10 के लिए बल्कि है ना एसएससी, रेलवे, पटवारी और रिट आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।